हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से क्लास 12th स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं। और ये तुम्हारे सामने जो स्लाइड दिखाई दे रही है, इस पे है इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। ये हमने शुरू में इसलिए रखा है कि ये टॉपिक्स तुम्हें इस चैप्टर के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ। और जब भी आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, जब भी टेस्ट वगैरह होगा, तो आप एक बार 1 मिनट के अंदर इस पेज पे जैसे ही आओगे, तुम्हें ये पूरा आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या-क्या तुम्हें पढ़ाया गया था। और अगर सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं, तुम्हें रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, सीधा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है, जिसमें तुम्हें आइडिया थोड़ा रिकॉल नहीं हो पा रहा है कि क्या था इसमें कुछ कंप्लीटली, तो आप तुरंत टू द पॉइंट वहाँ जाओ और रिवाइज़ करो, ठीक है? तो अभी इलेक्ट्रिक चार्ज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब अगर मैं इसके बारे में डिटेल में जाऊँगा, तो बिना मतलब आपको समझ में तो आएगा नहीं, मैं अकेला ही बोलूँगा। धीरे-धीरे आपको एक-एक करके इसी सीक्वेंस में ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जभी भी हम लोग अब आगे बढ़ते जाएँगे और इसी सीक्वेंस में ये सारे टॉपिक्स ऑटोमेटिकली हमारे सामने आते जाएँगे, राइट? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज ये 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्ब्स लॉ, राइट? एंड देन यू विल बी हैविंग डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, और वो आपके पास जो जा रही है ना? तो उसमें 40 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, और उसको जब तुम पढ़ोगे, तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कि आज के लेक्चर में तुम्हें जो पढ़ाया गया, वो पूरी तरह से समझ में आया है या नहीं आया है। द नेक्स्ट क्लास में हम उसको, पहले आते ही मैं उसको सॉल्व करूँगा, आपसे पूछूँगा कि क्या-क्या आपको डाउट्स हैं उसमें, और आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास, लेक्चर 2, राइट? तो चलो चलते हैं हम लोग। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्या होता है बच्चों? तो चार्ज के बारे में पहले भी तुमने पढ़ रखा है क्लास 10th में, लेकिन आज सब कुछ जानने वाले हो चार्ज के बारे में। मतलब आज के बाद तुम्हें चार्ज के बारे में कुछ और जानने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? एज फार एज योर जे इज कंसर्न, बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये तुम सोच रहे हो, तो मैं तुम्हें वो भी बता दूं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर इज दैट प्रॉपर्टी which naturally exists in the matter and which cannot be elaborated in smaller concepts, in smaller formats। जैसे मान लो, चलो फॉर एग्जांपल चार्ज को अभी छोड़ देते हैं, हम मास उठाते हैं, ठीक है? अगर मैं कहूं कि मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अब फंडामेंटल का मतलब है कि कोई भी मैटर तुम लोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे, कोई भी बॉडी लोगे, तो मास तो उसमें होगा ही होगा। और मास को क्या तुम फर्दर छोटे कॉन्सेप्ट से समझा सकते हो? कि मास को क्या किसी और रूप, जैसे मान लो डेंसिटी की मैं बात करूं, तो डेंसिटी समझाया जा सकता है मास और वॉल्यूम के टर्म्स में। मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको ऐसे कह सकते हैं लैंग्वेज में, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको डेंसिटी कहते हैं। लेकिन क्या मास को ऐसे फर्दर आप डिफाइन कर सकते हो? तो आप कहोगे नहीं कर सकते ऐसा। क्योंकि अगर कोई बॉडी को कहोगे छोटे-छोटे पार्ट्स में ये सर ब्रेक कर देते हैं इसको, उसी से तो बॉडी बना है। अरे भाई, कितना भी छोटा पार्ट करो, उसका मास तो होगा ही होगा। तो मास को किसी और फिजिकल प्रॉपर्टी या किसी और टर्म में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। इसीलिए उसको हम कहते हैं क्या, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक उसी तरह से बच्चों, कोई भी मैटर चार्जलेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर क्लास 11th में। और इसलिए मैं आज के लेक्चर में, सिर्फ आज के लेक्चर में, मैं ये यूज करूंगा ये टर्म्स, और मैं समझाऊंगा भी अच्छे से। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि बहुत इन डेप्थ नॉलेज हो आपको उस चैप्टर की, लेकिन हाँ, सुपरफिशियल नॉलेज। मैं ये मान रहा हूं कि आपने एटम का नाम सुना है, आपको पता है कि न्यूक्लियस नाम की कोई चीज होती है एटम के अंदर। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इतनी बात आपको पता है, दैट्स ऑल। वही बस इतना यूज होना है आज की क्लास में। तो एक बात बताओ, कोई भी मैटर, कोई भी एलिमेंट एटम से बना है, यानी मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल्स एटम से बने हैं। और एटम किस चीज से बना है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से बना है। न्यूक्लियस किस चीज से बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। तो ये बताओ कि कोई क्या ऐसा एलिमेंट जानते हो जिसका जिसमें एक भी प्रोटॉन नहीं होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और 1 से छोटा तो एटॉमिक नंबर होता नहीं है।
तो 1 जो है 1 प्रोटॉन तो कम से कम होगा ही। और आपको पता है कि नेचुरली किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होते हैं, ये सब हम लोग आज जानने जा रहे हैं। लेकिन ये चूंकि आप केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, वैसे तो बहुत अच्छी आती होगी आपको केमिस्ट्री, लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूं कि थोड़ा बहुत नाम आपने सुना है, बाकी तो मुझे बताना है। तो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे ही चार्ज होते हैं, वो बिना चार्ज के होते ही नहीं है, तो फिर चार्ज तो सब जगह है। यानी कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसपे चार्ज नहीं है, राइट? तो चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये बात समझ आ गई? एक बार और दोहरा दूं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टी विच नेचुरली एग्जिस्ट्स इन द मैटर एंड विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन फर्दर इन स्मॉलर टर्म्स, राइट? अब एक और बात है कि भाई ये चार्ज कौन से टाइप की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, कैसे इसको हम स्पेसिफाई करेंगे, कैसे इसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि मास कौन सी किस तरह की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और चार्ज किस तरह की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये हम कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे? तो बच्चों, मास की वजह से, तुमने पढ़ा था कि मास की वजह से यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, पढ़ा था क्लास 11th में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर करके एक उन्होंने लॉ दिया, और वो सब आपने ग्रेविटेशन में क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व किए और वो आपको आता है अच्छे से। ठीक उसी तरह से बच्चों, यहां पर भी आपको बताया जाएगा कि दो चार्ज पार्टिकल्स या दो चार्ज बॉडीज या दो चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स लगता है, जिसको कूलम ने बताया, वहां न्यूटन ने बताया, यहाँ कूलम ने बताया। और न्यूटन्स लॉ भी फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है, और कूलम्स लॉ जो पढ़ाया जाएगा आज आपको, वो भी फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है, मतलब उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं, वो फंडामेंटली दिया है कूलम ने, ठीक है? तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो या फंडामेंटल लॉ हो, उसको फर्दर आप किसी और टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, राइट? तो चलिए, ठीक है। तो अब यहां पे जो बात हो रही है कि चार्ज किस उस तरह का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, या यूं कहें कि जो फोर्स, दो बॉडीज के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स चार्जेस की वजह से ही लगता है, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर तुम्हें कहा जाए कि डिफाइन करो चार्ज को, तो चार्ज की डेफिनेशन तुम्हारे सामने लिखी है कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन द बॉडीज, राइट? यानी इन चार्जेस की वजह से दो बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम लोग इस चैप्टर में बोलेंगे, तो वो क्या होता है वो तो अभी पता नहीं है, वो तो कूलम्ब लॉ पढ़ेंगे तो जानेंगे। लेकिन ये समझ जाओ कि वो कुछ अलग फोर्स होता है उन फोर्सेस से जो फोर्सेस आपने क्लास 11th में पढ़े हैं। लाइक आपने नॉर्मल फोर्स पढ़ा, आपने टेंशन फोर्स पढ़ा, आपने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा, आपने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा, आपने बॉयंट फोर्स पढ़ा। तो इन तरह इस इन फोर्सेस के अलावा आपने वेट पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो इन फोर्सेस के अलावा एक अलग तरह का फोर्स होता है, जिसको आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट? तो ये तो हो गई चार्ज की बात। अब हम जानते हैं, तो डेफिनेशन हो गई चार्ज की। अब हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज पे, ठीक है? तो सबसे पहली जो बात तुम्हें चार्ज के बारे में पता होनी चाहिए, और है भी, वो ये कि चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, राइट? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ठीक? चलो, नेक्स्ट है कि लाइक चार्जेज रिपेल। अगर मैं कहूं कि यहां दो चार्जेज हैं, एक पॉजिटिव, और वो कैसे हैं वो बात की बात है, फिलहाल कैसे मतलब कहां पे हैं वो अभी आगे जान रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को धकेलेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर निगेटिव निगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, राइट? एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। यहां देखो, यहां क्या होगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा, है ना, राइट? कितना लगेगा वो कूलम्ब्स लॉ में जानेंगे। फिलहाल चलते हैं थर्ड नंबर प्रॉपर्टी पे, चार्ज रिसाइड्स ओवर मास। जो मैं यहां कह रहा था कि चार्ज है, चार्ज रखा है। अरे बेटा, चार्ज रखा है तो क्या चार्ज सर उठा के अकेले रख दिया 1 कूलम का चार्ज, बस चार्ज क्या कोई ऐसी चीज है
जिसको चार्ज जो है जैसे वैसा है क्या जिसका कोई फिजिकल शेप है? नहीं। चार्ज कहाँ रहता है? चार्ज मास के ऊपर रहता है। चार्ज रिसाइड्स ओवर मास मीन्स एक्जिस्टेंस ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास। मास के ही ऊपर रहता ही है वो, ठीक है? अब वो किस मास पे रहता है वो आगे फिर जानेंगे, लेकिन मास के बिना चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब एक बात और सुन लो कि क्या मास चार्ज के बिना पॉसिबल है? तो मास भी चार्ज के बिना पॉसिबल नहीं है। अब तुम कहोगे अरे सर यहाँ तो अलग लिखा है, यहाँ तो लिखा है हाउएवर, मैंने हालांकि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज। तो बेटा चार्ज नहीं लिखा है, ध्यान दो क्या लिखा है, नेट चार्ज। एक बात और देखो, चार्ज जो है एक ये प्रॉपर्टी की बात तो हमने कर ली, चार्ज फिजिकल क्वांटिटी भी है। और चार्ज कैसी फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी तुमने क्लास 11 में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। तो चार्ज कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? यानी चार्ज जो प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड, दैट प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड एंड इफ दैट प्रॉपर्टी कैन बी, कितना चार्ज, ज्यादा कम। आपको पता है कि जो प्रॉपर्टी मेजर की जा सकती है उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो दैट कैन बी मेजर्ड। और कोई भी मेजर, अच्छा मेजर की जा सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। किस तरह की है भाई? स्केलर है कि वेक्टर है? तो इसका जवाब है स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड देन उसका कुछ ऐसा यूनिट भी होना चाहिए, क्योंकि बिना यूनिट के तो फिजिकल क्वांटिटी होती नहीं है। तो उसकी यूनिट क्या होती है भाई? एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होता है चार्ज का कूलम। यानी कुछ चार्ज होगा 5 कूलम तो कुछ होगा -5 कूलम। अब देखो बात यहाँ ये हो रही थी कि नेट चार्ज, तो अगर मैं कहूं कि मान लो कहीं पे +5 कूलम चार्ज है और वहीं पे -5 कूलम चार्ज भी है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ बेटा? तो टोटल चार्ज हुआ 0। ठीक है? तो एक बात तुम्हें अभी सुपरफिशियली मैं बता रहा हूं, आगे यहां देखो इस फोर्थ प्रॉपर्टी में इसको जानेंगे हम लोग डिटेल में। फिलहाल अगर मैं तुम्हें ये, अच्छा थोड़ी देर के लिए चलो इसको रोक देते हैं, ये जो जीरो वाली बात है अभी मैं वापस इस पे आ रहा हूं। और जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ाता हूं मैं, बड़ी जिम्मेदारी से। तुम 2 मिनट के लिए इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, लेकिन तुम देखोगे, या तुमने इससे पहले जो अगर मेरी क्लासेस अटेंड की हैं तो उसमें देखा है आपने कि मैं कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कहा भी मैं वापस इस पे आता हूं और मैं भूल जाऊं, ये हो ही नहीं सकता है। तो इतनी जिम्मेदारी से पढ़ाता हूं। मुझे एक एक मिनट अपना कहां पे लगाना है इस पूरे 90 मिनट की क्लास का, वो मुझे पता है। तो बेटा अब आओ यहां चलते हैं, पार्टिकल्स इनसाइड एन एटम, क्योंकि यहां पे तुमको इन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। तो देखो एटम के अंदर क्या क्या होता है, जरा वो जान लेते हैं, ठीक है? देखो एटम होता है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट मॉलिक्यूल से बनता है, मॉलिक्यूल से एटम से बनते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंट्रल कोर में। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ठीक है? अब देखो बेटा, प्रोटॉन तो पार्टिकल्स जो होते हैं एटम के अंदर कितने होते हैं? 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक? अब इससे फर्दर क्लासिफिकेशन की जरूरत हमको नहीं है। इतने पे पूरी फिजिक्स आपको समझ में आएगी, मतलब पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और मॉडर्न फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों ये देखो, अब देखो प्रोटॉन की बात करते हैं, पहले प्रोटॉन की बात करते हैं। तो प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है, इसको मैं मास ऑफ प्रोटॉन लिख रहा हूं। तो प्रोटॉन का मास होता है बच्चों 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज भी होता है, और ये चार्ज होता है +E। तो मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स में जो तुम यूज करते हो E का वैल्यू 2.71, E इन मैथमेटिक्स इज जस्ट अ नंबर whose value is equal to 2.71, और उसको आप फिजिक्स में भी यूज करोगे बहुत सारे इक्वेशंस में, तो वो तो एज इट इज रहेगा। लेकिन साइंस की बात करें, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें, तो ई को सिंबॉलिकली आप यूज करते हो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
राइट। तो यहां पे मैं जब प्लस ई लिख रहा हूं दैट मीन्स प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। राइट। अब आ जाते हैं, तो बात हो गई प्रोटॉन की। अब आ जाते हैं बच्चों हम न्यूट्रॉन पे। तो न्यूट्रॉन का अगर बात करें मास का, तो इससे जरा सा ज्यादा होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। और बात करें चार्ज की, तो न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी जीरो चार्ज होता है इसके ऊपर। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे बच्चों मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e, यानी -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आप -e लिख दिया करोगे, ठीक है। अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन कौन कैरी करे, ई लिख देते हैं। तो ये तो बात हो गई एटम की। अब इसी से पूरा यूनिवर्स बना है, समझ जाओ। और एक चीज तुम्हें ऑलरेडी पता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर वो एटम है तो, आयन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर मैं बात करूं, मान लो चलो फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करते हैं। सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 प्रोटॉन होते हैं। 11 ही इलेक्ट्रॉन, मैं ई नहीं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि ई से आप वो चार्ज होता है, ऐसा मैंने बताया अभी आपको। तो 11 इलेक्ट्रॉन से लिख दे रहा हूं। अब बताओ 11 प्रोटॉन्स पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 11 इंटू प्लस ई। न्यूट्रॉन का तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। और पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में न्यूट्रॉन का ही नहीं जिक्र आना है। प्रोटॉन भी ऑलमोस्ट नहीं आना है, लेकिन मालूम होना चाहिए, इसलिए ताकि चार्ज कैलकुलेट करना हो। अगर मान लो जैसे अभी मैं कुछ पूछने वाला हूं, तो वहां प्रोटॉन की जरूरत तुम्हें पड़ जाएगी। 11, क्योंकि प्रोटॉन, मैंने इसलिए कहा कि प्रोटॉन की भी उतनी जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बधा हुआ रहता है, वो न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड रहता है, उससे बाहर निकल ही नहीं सकता, स्टेबल नहीं होता वो न्यूक्लियस के बाहर। राइट। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितने हो जाएंगे? तो 11 इंटू -e। अब टोटल करोगे क्या आ जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब सोडियम एटम क्या है? न्यूट्रल है, यानी ये इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है? जीरो है। राइट। अब चलो बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूं कि सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन यानी सोडियम प्लस आयन की बात मैं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल लिया है। ये केमिस्ट्री की याद दिला रहा हूं मैं तुम्हें, और बस इतनी केमिस्ट्री यहां जाननी है या यूज करनी है, वो भी मैं बता रहा हूं तुम्हें। कि अगर नहीं भी पता है तो मैं बता रहा हूं, हालांकि बहुत अच्छे से पता है तुम्हें। तो 11 जो है, 11 जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया तुमने, तो बच कितने गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इंटू -e। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अब बताओ टोटल चार्ज कितना है भाई? दोनों को ऐड करोगे तो +11e एंड प्लस -10e, तो कितना हो जाएगा? 1e, या इनको ई कह लो, प्लस ई। तो ये कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो बच्चों अगर मैं कहूं कि सोडियम प्लस आयन पे कितना चार्ज है, तो तुम कहोगे +e एंड नेवर से +1। बहुत बच्चे सब कुछ आता है, कह रहे हैं +1। अरे भाई ESU नहीं पढ़ना है यहाँ पे, वो जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ ESU है ना, तो वो सब की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ कोई मतलब ही नहीं उसका। तो आप जब भी सोडियम प्लस आयन की बात हो, कितना चार्ज है, तो कहोगे +e। सोडियम प्लस ही क्यों? मैं कहूं हीलियम, मान लो मैं कहता हूं हीलियम प्लस, तो इस पे भी +e। मैं मान लो कहता हूं कि लिथियम 2+, इस पे कितना चार्ज है, तो कहोगे +2e, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई वहां। तो जो 2 प्रोटॉन का जो चार्ज है वही नेट चार्ज हो जाएगा। 2 प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल कर रहा था, न्यूट्रल बना रहा था, तो 2 इलेक्ट्रॉन घट गया, 2 प्रोटॉन का चार्ज, नेट चार्ज। हीलियम प्लस प्लस, ये हीलियम प्लस प्लस, इस पे कितना चार्ज है? +2। हीलियम +2 या 2+, तो इस पे कितना चार्ज है? वही +2e। राइट। हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई। वापस चलते हैं, यहाँ देखो, यहाँ यही चीज तुम्हें समझाई गई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ये सब बताया गया। देखो निगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे -e चार्ज होता है, प्रोटॉन पे +e चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। राइट।
अब वापस जो मैं तुमसे प्रॉमिस किया था कि यहां वापस आते हैं, तो ये बात मुझे बताओ, ये बताओ कि क्या एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कि नहीं होता, उस पर चार्ज जीरो होता है कि नहीं होता? तुम कहोगे बिल्कुल होता है सर, हर नेचुरल एटम के ऊपर चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। और जब पूरा हर एलिमेंट एटम से बना है, तो एटम भी, कोई भी नेचुरल एलिमेंट क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो कोई भी मास इलेक्ट्रिकली क्या होगा? न्यूट्रल होगा, नेचुरली जो एग्जिस्ट कर रहा है मास। नेचुरली का मतलब ये नहीं कि आपने कोई तरीके से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं या उनको इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, चार्ज निकाल लिया है या चार्ज दे दिया है, ऐसा किया है तो फिर बेशक उस पे चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा। जैसे सोडियम प्लस पे आपने देखा कि नेट चार्ज है कितना? प्लस ई। लेकिन अगर वो नेचुरली एग्जिस्टेंस की बात करें उसके, तो सोडियम आयन थोड़ी ना होता है नेचुरल, उसको तो बनाया जाता है सोडियम आयन। नेचुरली जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो तो सोडियम है, एलिमेंट तो सोडियम है, और वो क्या है? नेचुरली न्यूट्रल है। तो वही कहा जा रहा है यहां कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। यानी ये जो टर्म मैं समझा रहा था तुम्हें, तो यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ये तय है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या अंदर। तो इसका मतलब कोई भी मास बिना नेट चार्ज के पॉसिबल है। लेकिन क्या कोई चार्ज बिना मास के पॉसिबल है? मास कहो या नेट मास कहो, एक ही टर्म है। लेकिन चार्ज और नेट चार्ज दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग। मैं कहूं क्या कोई मास बिना चार्ज के हो सकता है? कैन सर्टेन मास और एनी मास या एनी मैसिव ऑब्जेक्ट पॉसिबल विदाउट एनी चार्ज? नो, नॉट एट ऑल, because no mass is possible without atom, and no atom is possible without electrons or protons, right? नेचुरल एटम की बात कर रहा हूं मैं, नॉट आयन, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ आयंस। तो कोई भी मास बिना चार्ज के पॉसिबल नहीं है। हाँ, बिना नेट चार्ज के पॉसिबल है, नहीं नेट चार्ज जीरो हो सकता है, राइट? चलो बच्चों, ये चार प्रॉपर्टी तुमने चार्ज के बारे में सीख ली हैं। देन लेट अस मूव टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी, एंड दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड टर्म समझने से पहले तुम्हें समझना होगा क्वांटम, कि क्वांटम क्या होता है। ठीक है, क्वांटम जो टर्म है ये समझते हैं। सो क्वांटम ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन इंडिविजुअली एग्जिस्ट। अब ये जो मैंने बोला, इसको समझने के लिए तुम एक एग्जांपल समझो। मान लो कि मैं कहूं कि 1 रुपए से छोटा करेंसी अपने इंडिया में जो करेंसी चलती है, रुपया पैसा चलता है। चलो इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं। मान लो मैं कहूं कि 50 पैसे से ज्यादा छोटा करेंसी अवेलेबल नहीं होगा, या अपने सर्कुलेशन में नहीं है। देखा भी नहीं होगा तुमने जनरली 25 पैसा या 10 पैसा, 5 पैसा, तुमने देखा हमारे बचपन में तो होता था, सर्कुलेशन में था, अभी तो नहीं चलता है। तो 50 पैसे आप मान लेते हैं फॉर टाइम बिंग, 50 पैसा जो है वो सर्कुलेशन में है, और वो उससे छोटा पैसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर 50 पैसा, तो यही 50 पैसा क्वांटम ऑफ मनी हो जाएगा इन इंडिया। दैट मीन्स अगर मैं तुमसे कहूं क्या 70 पैसे पॉसिबल है? आंसर दो। यस, राइट, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 50 इसको ब्रेक करेंगे, तो 50 पैसे का तो एक क्वाइन मान लो चलो हमको मिल गया। क्या 20 पैसे का भी कोई क्वाइन मिलेगा क्या? 20 पैसे कहीं से लाए बनाए जा सकते हैं? तो नहीं बनाए जा सकते। दैट मीन्स या तो तुम्हारे पास 50 पैसा हो सकता है, या 100 पैसा हो सकता है जिसको 1 रुपया कहेंगे, या 150 पैसा हो सकता है जिसको 1.5 रुपया कहोगे, राइट? यानी कोई भी तुम्हारे पास मनी इंडिया के अंदर अगर होगा, प्रोवाइडेड कि हमने जो बनाया क्वांटम ऑफ मनी उसको आप उसको फॉलो करें, तो कोई भी मनी जो तुम्हारे पास होगा दैट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 50 पैसे, राइट? सो सिमिलरली एनी फिजिकल क्वांटिटी का जो कोई भी अमाउंट है, जो क्वांटिटी है एनीवेयर, दैट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट इट्स क्वांटम, इट्स क्वांटम, राइट? सो क्वांटम की डेफिनेशन फिर एक बार बोलता हूं कि क्वांटम ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन इंडिविजुअली एग्जिस्ट, जो कहीं पे अकेले रह सकता है। जैसे 50 पैसा कहीं अकेले रह सकता है, 40 पैसा नहीं रह सकता है,
तो 50 पैसा को हमने क्या बोल दिया, क्वांटम ऑफ मनी इन इंडिया, राइट। अब देखिए कि अगर यहां चार्ज की बात करें, क्वांटम ऑफ चार्ज, अच्छा तुम सोच रहे हो क्वांटम ऑफ मास क्या होता है सर, तो मैं तुम्हें बता दूं, क्वांटम ऑफ मास मींस द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मास विच कैन इंडिविजुअली एग्जिस्ट। इसको अभी नॉट डिस्कवर्ड येट, इसको अभी तक खोजा नहीं जा पाया है। साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट टू डिफाइन द क्वांटम ऑफ मास, की लीस्ट मास कितना हो सकता है कहीं पे, राइट। तो अब देखो, अब ये मत सोचने लगना कि सर इलेक्ट्रॉन से छोटा तो कुछ होता नहीं, होता होगा यार, दे आर वर्किंग ऑन इट, होता ही है। तो केमिस्ट्री की बात हो जाएगी और छोटे पार्टिकल्स की हम लोग को उसकी जरूरत नहीं है फिजिक्स में, राइट। चलो अब क्वांटम ऑफ चार्ज इज प्लस माइनस ई, ये जान लेते हैं। क्वांटम ऑफ चार्ज प्लस माइनस ई बोले तो अगर मैं कहूं जी क्या 0.5 ई इतना चार्ज पॉसिबल है, यानी E/2 या E/3, कहोगे नहीं। अब क्वार्क्स पे मत चले जाना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचो कि मैंने कुछ बता दिया, बहुत कुछ मैंने बता दिया और थोड़ा बहुत तुमने भी जुटा लिया कहीं से कि सर क्वार्क्स भी तो कुछ होते हैं, नहीं होते हैं ऐसा आपको, क्योंकि क्वार्क्स जब भी होते हैं तो वो 2 और 3 के ग्रुप में ही होते हैं और वो फिर वो प्लस और प्लस ई या फिर माइनस ई बन ही जाते हैं। तो मतलब उसमें सोचना ही नहीं है, आप मत सोचिए, उतना ही सोचिए जितना मैं बता। अब देखो बच्चों, क्वांटम ऑफ चार्ज इज प्लस माइनस ई, दैट मीन्स आपके पास 5 ई हो सकता है, 6 ई चार्ज हो सकता है, -6 ई हो सकता है, -5 ई हो सकता है। यानी जो भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल, एन इज एनी इंटीजर, इंटीजर इंटू प्लस ई या दैट इंटीजर इंटू माइनस ई, यानी प्लस माइनस एन ई चार्ज हो सकता है, जहां एन क्या है, कोई इंटीजर है, राइट। दैट्स इट। अब इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, जैसे आगे क्वेश्चन आएगा कि मान लो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि मान लो दो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं, इनके बीच में मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है। अब तुम चक्कर में पड़ जाओगे, अरे सर चार्ज तो दिया ही नहीं है, तो बेटा मिनिमम चार्ज रख लो फिर, क्योंकि फोर्स मिनिमम तब होगा, ये बताया जाएगा कूलम चलाओ में, जब चार्ज मिनिमम होगा। फिलहाल यहाँ इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि आप हर एक बात पे ध्यान दो कि चार्ज मिनिमम कितना पॉसिबल है, तो ई या फिर माइनस ई। अब ये मत कहना कि माइनस ई चार्ज कम होता है, अरे आप नंबर सिस्टम थोड़ी पढ़ रहे हैं कि -5 छोटा होता है +5 से, नहीं। यहाँ माइनस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है निगेटिव, निगेटिव चार्ज। तो -5 कूलम और +5 कूलम दोनों पोटेंशियली सेम स्ट्रेंथ के चार्ज हैं। हाँ, एक निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड एंड टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज जीरो। ये बात मुझे लगता नहीं है समझाने की जरूरत है। हाँ, ये भी एक फैक्ट है, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो अगर आप खुद से समझ रहे हैं, दैट मीन्स आप पीछे की मेरी सारी बताई गई बातें ध्यान से सुनते आ रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखो, मैं वही पुरानी बात उठा के जो पिछले वाले स्लाइड में मैंने बताया है उसी को उठा के मैं समझाता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्व मतलब टोटल चार्ज जो है वही रहेगा। और एक बात बताओ, अच्छा पहले इसको कर लेते, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज जीरो, ये कहां से आया भाई? तो एक बात बताओ, कोई भी यूनिवर्स एलिमेंट से बना है, और एलिमेंट्स किस चीज से बने हैं? एलिमेंट्स किस चीज से बने हैं? एलिमेंट्स जो है एटम से बने हैं। एटम किस चीज से बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, और हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो हर एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पूरा यूनिवर्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दैट्स इट। यानी पूरे यूनिवर्स का टोटल चार्ज क्या है? जीरो है, और ये जीरो ही रहेगा। अगर सोडियम प्लस से तुमने इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो कहीं तो वो इलेक्ट्रॉन गया है, तो जहां गया है वहां माइनस ई चार्ज लेके गया है। यानी अगर बात कर ले हम NaCl की, इतनी केमिस्ट्री तो मैं यूज करूंगा आज, तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस की बात करें तो इस पे प्लस ई चार्ज है, Cl माइनस पे माइनस ई चार्ज है, तो टोटल चार्ज सोडियम क्लोराइड का कितना है? जीरो है। तो सेम थिंग गोज ट्रू फॉर ऑल बॉडीज, ऑल मैटर्स इन द यूनिवर्स, राइट। तो टोटल चार्ज जो है वो क्या है? कंजर्व्ड है, उतना ही रहेगा, यूनिवर्स का टोटल चार्ज जीरो ही रहेगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ तुम्हें ये बताऊं मैं कि भाई कोई भी चार्ज किसी बॉडी के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर चार्ज फ्लो कर सकता है, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, तो उसको कहते हैं हम कंडक्टर ऑफ चार्ज। इससे पहले तुमने कंडक्टर ऑफ हीट पढ़ा था, याद करो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, क्लास 11th में। तो यहाँ कंडक्टर ऑफ चार्ज, जैसे वुड की बात करें तो हीट का कंडक्टर नहीं है, या यूं कहें कि
वर्स्ट कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है। बहुत धीरे, जैसे तुम्हारे हैंडल जो जैसे तुम्हारे जो यूटेंसिल्स होते हैं खाना पकाने वाले, उसके ऊपर हैंडल लकड़ी का लगा देते हैं या प्लास्टिक का लगा देते हैं। प्लास्टिक से भी ज्यादा पुअर कंडक्टर है वुड, राइट, हीट का। और वही आयरन रखे तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर तो वहां हीट फ्लो करती थी, यहाँ चार्ज की बात हो रही है। चार्ज अगर फ्लो करता है किसी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पे, तो उसको कहेंगे कंडक्टर ऑफ चार्ज। बच्चों, चार्ज का कंडक्टर मेनली तीन तरह का हो सकता है। चार्ज मेटल्स में कंडक्ट करता है, मेटल्स चार्ज के कंडक्टर हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स चार्ज के कंडक्टर हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कहां होते हैं? वो बैटरी या सेल के अंदर। तुम्हारे मोबाइल के की जो बैटरी है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। तुम्हारे टॉर्च का जो सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। तुम्हारे कार या फिर बाइक की जो बैटरी है उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स, अब ये तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, राइट, यानी इसके बाद वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स सिर्फ वहीं आएंगे जहां सेल का जिक्र हम लोग करेंगे, दैट्स इट। सेल या बैटरी, ठीक है। सेल या बैटरी एक साथ ही पढ़ना है, सेल कहो या बैटरी कहो, यहां दोनों एक ही तरह से हम डील करते हैं। तो मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और ये सेमीकंडक्टर। तो पहले बात करते हैं मेटल्स की। बच्चों, मेटल्स के अंदर एनफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितनी जरूरत है उतने हैं। जैसे मैं कहूं धरती पे उतना पानी उपलब्ध है जितना तुम्हें जरूरत है, ठीक उसी तरह से आ, किसी भी मेटल के अंदर उतने इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जितनी जरूरत है। अब वो जरूरत किस तरह की है वो आगे जानोगे, आगे की बातों में आएगा जिक्र, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सफिशिएंट अमाउंट में, और वो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल करके जा सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए उनको कहा जाता है, जरूरत के अकॉर्डिंग। तो बच्चों, मेटल्स के अंदर चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पे कौन कैरी करता है, कौन ढोता है? तो उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं जाएगा तो कितना चार्ज लेके जाएगा? -e, यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन कहीं पे लेके जाएगा। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज को कैरी करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यानी अगर मान लो कोई मेटेलिक स्फीयर है और मैं कहूं कि इसको मैंने 1 कूलम चार्ज दे दिया है, +1 कूलम चार्ज दे दिया है, दैट मीन्स आपने इसको क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। क्योंकि याद करो, क्योंकि सोडियम प्लस पे कितना चार्ज है भाई? +E। तो क्या तुमने इसको एक प्रोटॉन दे दिया है? नहीं 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 नहीं, प्रोटॉन की लेन देन नहीं कर सकते, वो न्यूक्लियस के अंदर बंधा हुआ रहता है, न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता। इसका मतलब इसको आपने दिया कुछ नहीं है, इससे लिया है। क्या लिया है? एक इलेक्ट्रॉन लिया है, जो कि -E चार्ज लेके निकल गया, तो +E उस पे नेट चार्ज रह गया, क्योंकि एक प्रोटॉन की अधिकता हो गई, वहां सफिशियंसी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। ठीक उसी तरह से 1 कूलम अगर चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन इससे निकाला है? क्योंकि ऑफकोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो तुमने इलेक्ट्रॉन निकाला है, और पॉजिटिव ही है, क्या जरूरत है +1 कूलम लिखने? 1 कूलम मतलब +1 कूलम। कितना इलेक्ट्रॉन निकाला है? यूनिटरी मेथड कि मतलब अगर मान लो तुम्हें +E चार्ज वहां पे जनरेट करना होता, क्योंकि उससे कम तो कर नहीं सकते थे, तो तुम कितना इलेक्ट्रॉन निकालते? एक इलेक्ट्रॉन निकालते उससे। तो अगर मान लो यूनिट 1 कूलम चार्ज जनरेट करना होता, क्योंकि दिस इज 1.6 10⁻19 कूलम, तो 1 कूलम, तो 1/E इलेक्ट्रॉन्स निकालते, 1/E इलेक्ट्रॉन्स निकालते। और अगर 1 कूलम यहां वाला है तो 1, यही तो हो गया, ये आंसर हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे। 1/E कौन तो कह रहा है सर ये तो इंटीजर आएगा नहीं? बिल्कुल आएगा बेटा, 1.10⁻19, तो क्या हो जाएगा? 10⁻19/1.6। अब कर लो ना, इतना 0000 है इसमें कि भाई वो कितना भी डेसिमल आओगे, डेसिमल के 3 डिजिट जाओगे, 4 डिजिट जाओगे, लेकिन 00 लगाने पे इंटीजर बन ही जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स तुमने निकाले हैं। हाँ, अगर ये 4 कूलम होता तब एक लाइन और बढ़ानी पड़ती कि 4 कूलम के करस्पॉन्डिंग कितना, तो 4/E कूलम, और ये ई के अंदर जो कूलम है, कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कुछ, राइट। यहां भी 1 कूलम लिख लो, 1 कूलम, 1 कूलम, राइट, कूलम कैंसिल हो जाएगा, ये कूलम यहाँ पे कूलम है, ये आ गया आंसर, राइट। तो
ये ध्यान रखना क्योंकि अभी तुमसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो चार्ज का फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से होता है। आयंस एक जगह से दूसरे जगह पे चार्ज को कैरी करके लेके जाते हैं, राइट। और बच्चों एक चीज ध्यान रखो, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कहीं पर भी चार्ज का फ्लो होगा तो तुम आंख मूंद के मेटल समझ लेना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वहीं पे आएगा जहां पे सेल या फिर बैटरी आएगा। और सेल और बैटरी एक स्पेसिफिक चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट में एक ही जगह पे आना है, और इसको तुम्हें वहां बहुत अच्छे से बताया जाएगा कि इस तरह से सिंबल होता है बैटरी या सेल का, राइट। सेल बनाऊंगा मैं, अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन वो सिर्फ वहीं पे आएगा। इलेक्ट्रोलाइट की चर्चा ही सिर्फ वहीं पे होगी, थोड़ी सी चर्चा होगी बस। बाकी कहीं पे भी अगर मान लो वायर है, इवन इसमें करंट फ्लो कर रही है, तुमने 10th में पढ़ा है कि करंट इज नथिंग एल्स बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, so that is constituted by flow of charge only. So if we are talking of flow of charge in some body, so it is taken for granted that that body is made up of metals only. That's it. जय हिंद जय भारत। यानी चार्ज अगर कहीं फ्लो किया, कुछ लिया गया, दिया गया, दैट मीन्स मतलब लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, कंटिन्यूअसली अगर फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या है? मेटल है, राइट। हाँ, लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, ध्यान रखना। अगर उसमें फ्लो कर रहा है तो, हाँ, अगर चार्ज सिर्फ दे के छोड़ दिया गया है, वो दैट इज डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। वो फिर नॉन मेटल्स के साथ भी हो सकता है कि समहाउ वी हैव एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द दैट ऑब्जेक्ट। वो आगे फिर जानोगे तुम, बताया जाएगा। नॉन कंडक्टर के अंदर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। खैर, यहाँ बात कंडक्टर्स की हो रही है, तो इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो गई। अब सेमीकंडक्टर क्या है भाई? सेमीकंडक्टर एकदम निश्चिंत रहो, इसको पूरा छोड़ ही दो। मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है, यहाँ रखा है ताकि आप ये जान सको कि भाई चार्ज का जो कंडक्टर होता है वो 3 तरह का होता है ऑन अ होल। पूरे फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास 12th में। ये मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ कहाँ पे? मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर होगा अलग से, सेपरेट, उसमें आप इसको पढ़ने वाले हैं लास्ट चैप्टर में, है ना। सेमीकंडक्टर्स मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे आप। अभी इसको छोड़ दो। हाँ, ये जानने, अगर सिर्फ फैक्ट के रूप में जानना है, यहाँ पे सिर्फ जानो और भूल जाओ, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब मैं इस पे नहीं जिक्र करने वाला हूँ कि होल क्या होता है। होल इज सिंपली डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सम वायर्ड बीइंग क्रिएटेड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, वो यहाँ पढ़ना ही नहीं है इस चैप्टर में। मैंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले सेक्शन में सिर्फ मेटल्स आने हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स भी स्पेसिफिकली एक जगह पे आना है। तो अगर तुम अ, कहीं और कोई बुक वगैरह फॉलो कर रहे हो और उसमें तुमने देखा होगा, तो वहाँ सेमीकंडक्टर का जिक्र नहीं करते हैं लोग, छोड़ देते हैं। तो करना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर जब आप पढ़ पढ़ रहे हैं तो 3 टाइप्स, तीनों टाइप्स आपको जानना, पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों के बीच का एक स्टेट होता है, सेमी कंडक्टिंग बॉडी का। तो वहां पे जो चार्ज को कैरी करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डेफिनेटली दे आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाइक मेटल्स। वो हमें कुछ एनर्जी देके और वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ता है उस एटम के अंदर से, ताकि वो कहीं मूव कर सके उसी क्रिस्टल के अंदर में। तो वो आगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आपका फुल फोकस मेटल्स पे होना चाहिए, है ना। अब आओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। 8 नंबर की जो प्रॉपर्टी है, दैट सेज कि एनी ट्रांसफर ऑफ चार्ज ब्रिंग्स वेरिएशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। डेफिनेटली। अरे भाई, अगर चार्ज कहीं से कहीं जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्ज तो किसी मास के ऊपर ही रहता है। दैट वाज प्रॉपर्टी नंबर सी, प्रॉपर्टी नंबर 3, चार्ज रिसाइड्स ओवर मास। तो अगर चार्ज कहीं से कहीं जा रहा है, दैट मींस मास कहीं से कहीं जा रहा है। और मास कहीं से कहीं जा रहा है तो मास बदल रहा है। जहां जाएगा वहां बढ़ाएगा, जहां से आएगा वहां घटाएगा, राइट। तो चलो इस पे तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, एक स्लाइड अटैच कर लेता हूं। और ये बताओ, मान लो दीज आर टू न्यूट्रल न्यूट्रल टू न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर्स, टू न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर्स, राइट। एंड सिमिलर है, ये दोनों क्या है? सिमिलर, एक जैसे हैं, सिमिलर, टू मेटेलिक स्फीयर्स, दोनों का मास m है, राइट। बच्चों देन हमने किया क्या कि इस पर 5 कूलम का चार्ज दे दिया, +5 कूलम, और इस पर हमने -5 कूलम का चार्ज दे दिया, और इसका मास m1 हो गया, इसका मास m2 हो गया। ये पहले था,
और ये बाद में हो गया। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें 3 ऑप्शन दूं, ए, बी, सी, और मैं तुमसे कहूं M1 इज इक्वल टू M2, M1 लेस देन M2 और M1 ग्रेटर देन M2, तो तुम तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? बताओ। बिल्कुल सही, मैक्सिमम लोगों का जवाब सही है, एंड दैट इज कि भाई M2 जो है वो क्या है, बड़ा है। कैसे बताया? ऐसे बताया कि भाई M2 जो है, अब ये देखो यहां डेफिनेटली ये M है ना, इसको क्या किया गया है, चार्ज दिया गया है बेटा, इसको क्या किया गया है, चार्ज इन द इनफैक्ट चार्ज नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, क्योंकि ये मेटेलिक स्फीयर्स हैं। और मेटल से जब तुम चार्ज की लेन देन करते हो, चार्ज एक्सचेंज करते हो, तो क्या एक्सचेंज करते हो भाई, इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं कहूं कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो तुम्हें तो पता है कि भाई माइनस ई चार्ज उस पे देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो यूनिट चार्ज देने के लिए 1/-, तो -5 कूलम चार्ज देने के लिए कितना देना पड़ेगा, 1/-, इंटू -5 कूलम, कितना देना पड़ेगा, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कूलम कूलम कैंसिल आ जाएगा, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए गए हैं। तो अगर मैं कहूं कि M2 का वैल्यू लिख दो, तो M2 का वैल्यू लिखोगे M एंड प्लस इतने इलेक्ट्रॉन्स, कितने भाई, दिस 5/1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू, और इंटू व्हाट, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यू नो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच, चलो लिख देता हूं, m प्लस 5/1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इतना हो गया क्या, मास ऑफ दिस सेकेंड स्फीयर, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन्स इसको हमने दिए हैं, और इससे हमने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लिए, उतने इसलिए कह रहा हूं कि यहां +5 कूलम है। तो बच्चों अगर इसका पूछूं मैं मास, यानी M1 पूछूं, तो M1 कितना हो जाएगा, M, और उसमें से तुमने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स तुमने निकाल लिए हैं, देखो इतने इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्लस ई चार्ज आएगा, तो प्लस ई चार्ज आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, तो एक यूनिट चार्ज आने के लिए 1/e, इतना आने के लिए 5 कूलम एंड अपॉन ई, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए और इसमें मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, तो देखो ये यहां कर ले रहा हूं, इज इक्वल टू m माइनस 5 अपॉन, कूलम तो कैंसिल है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, राइट। अब अगर मैं तुमसे कहता कि भाई बताओ M2 कितना ज्यादा है M1 से, तो तुम कहोगे कि सर M2 माइनस M1 निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, M कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों जो है दिस माइनस दैट, तो वो जुड़ जाएगा और आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 5/1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, and this will be what, difference of the masses of the two spheres, right। तो बच्चों ये एक साथ दिखा देता हूं मैं तुम्हें, ये देख लो, है ना, ये, राइट। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चलो देखो ये है तुम्हारे सामने सब कुछ। तो इसको ध्यान रखना, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, स्टिल वो इतनी छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को या तो इग्नोरेंस के चलते या फिर नेग्लिजेंस के चलते वो जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और वो ऐसी छोटी छोटी चीजों में ब्लंडर मिस्टेक्स कर जाते हैं। आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए वापस चलते हैं हम लोग। सो दैट वाज एट्थ प्रॉपर्टी